नमस्कार, मुद्दा में आपका स्वागत है। मैं हूं रश्मि भैया शर्मा। मोदी सरकार ने रक्षाबंधन और ओणम के मौके पर देश की सभी बहनों को बड़ी सौगात दी है। घरेलू गैस सिलेंडर पर 200 रुपए की सब्सिडी देने का ऐलान किया गया है। वहीं उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को इसका डबल मुनाफा होगा। उन्हें सिलेंडर बाजार के रेट से 400 रुपए सस्ता मिलेगा। सरकार के इस फैसले को आने वाले चुनावों से भी जोड़कर देखा जा रहा है। इस साल देश में राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे अहम राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जबकि 2024 की शुरुआत में लोकसभा चुनाव भी हैं। ऐसे में महंगाई एक बड़ा चुनावी मुद्दा है, जबकि विपक्ष लगातार मोदी सरकार पर रसोई गैस की कीमतों को लेकर हमलावर बना हुआ है। ऐसे में अब जब पीएम मोदी ने कल गैस सिलेंडर सस्ते होने की बड़ी घोषणा की, तो विपक्ष इसे लेकर भी हमलावर दिखा। विपक्ष इंडिया गठबंधन बनाकर एक झंडे के नीचे सभी समान विचारधाराओं वाली पार्टियों को लाने में जुटा है। कल मुंबई में महाबैठक भी होने वाली है, लेकिन क्या पीएम के सस्ते गैस सिलेंडर की घोषणा से विपक्ष को भाजपा का पलड़ा भारी होता दिख रहा है? तमाम सवाल है, उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। क्या देश में समय से पहले होंगे लोकसभा चुनाव? राजनीतिक गलियारों में हलचल। मुंबई में कल से इंडिया गठबंधन की महाबैठक, कुनबा बढ़ाने में जुटा विपक्ष। तो सस्ते गैस सिलेंडर का उपहार देकर पीएम मोदी ने खेला मास्टर स्ट्रोक। पिछले 2-3 दिनों से ये सवाल राजनीतिक गलियारों में घूम रहा है कि क्या लोकसभा चुनाव तय समय से पहले होंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी के दावे ने इस आशंका को हवा दे दी है, जिसमें उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार दिसंबर 2023 में ही चुनाव करा सकती है। अगले ही दिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी ममता बनर्जी के इस दावे पर मुहर लगा दी। नीतीश ने ममता के सुर में सुर मिलाते हुए कहा कि केंद्र में बैठी बीजेपी सरकार जल्द से जल्द चुनाव करा सकती है, इसीलिए विपक्षी दलों का जल्द से जल्द एकजुट होना जरूरी है। चुनाव तो कभी भी हो सकता है, ये कोई जरूरी है कि समय पर करावे। ये तो केंद्र वाले पहले भी करा सकते हैं। कुछ संभावना है क्या सर? कुछ संभावना आपको लग रही है? हम तो शुरू से न बोल रहे हैं, आपको बोलिए। हम तो आपको 7-8 महीना पहले से न कह रहे हैं कि लोग पहले भी करा सकते हैं, इसलिए सबको एकजुट होना चाहिए। तो उसी में हम लगे हुए हैं। इसलिए हमको व्यक्तिगत कोई मेरी इच्छा नहीं है। मैंने ऐसा नहीं कि हमको ये चाहिए, सब बात काम चेक करनी। हमारा तो है कि सबको एकजुट करें। कल से यानी 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में विपक्षी दलों की गठबंधन इंडिया की महाबैठक होने जा रही है। अब जो ममता और नीतीश कह रहे हैं, अगर वो सच हुआ तो फिर विपक्ष की मुश्किलें बढ़ जाएगी, क्योंकि अगर इसी साल दिसंबर में चुनाव हुए जैसे कि आशंका जताई जा रही है, तो विपक्ष के पास सरकार के मुकाबले के लिए कोई समय नहीं बचेगा। कौन होगा विपक्ष का प्रधानमंत्री चेहरा? कौन होगा इंडिया गठबंधन का संयोजक? ऐसे तमाम फैसले अभी लेने बाकी हैं। वहीं गठबंधन में शामिल पार्टियां भी प्रधानमंत्री चेहरे को लेकर अपनी अपनी इच्छाएं जाहिर कर रही हैं। जेडीयू को लगता है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री का चेहरा बन सकते हैं, तो इंडिया गठबंधन में शामिल आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल को अगला पीएम बनते देखना चाहती है। आप मुझसे पूछेंगे तो मैं तो चाहूंगी अरविंद केजरीवाल जी हो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार भी, और उसका तर्क है कि इतनी कमर तोड़ महंगाई में भी लगातार दिल्ली एक ऐसा राज्य है जो देश की राजधानी है, फिर भी सबसे कम महंगाई है दिल्ली में। और अरविंद केजरीवाल जी लगातार जनता के मुद्दे उठाते हैं, लगातार एक चैलेंजर की तरह वो उभरे हैं, देखे जा सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी के आगे। इन बयानों से तो साफ दिख रहा है कि कांग्रेस, जदयू समेत तमाम पार्टियां लोकसभा चुनाव साथ मिलकर लड़ने की तैयारी कर रही है। हालांकि ये कैसे होगा, हो पाएगा या भी नहीं, इसमें भाजपा को फायदा होगा या नुकसान, ये सारे सवाल अभी भी सवाल ही बने हुए हैं। इन्हीं उलझनों के बीच अब बात उस मास्टर स्ट्रोक की जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गैस सिलेंडर पर बड़ी घोषणा के रूप में सामने आई है। सिलेंडर के दाम 200 रुपए घटा दिए गए हैं। हालांकि उज्ज्वला योजना के सिलेंडर में पहले के 200 रुपए की सब्सिडी के साथ और 200 रुपए की कटौती की गई है, यानी कि कुल 400 रुपए सस्ता मिलेगा। प्रधानमंत्री की इस घोषणा के बाद बयानबाजी तेज हो गई है। विपक्ष ने इसे लोकसभा चुनाव से जोड़ते हुए दावा किया कि ये चुनावी लॉलीपॉप है। साथ ही ये भी कह रही है कि इंडिया गठबंधन से मोदी सरकार डर गई है, इसीलिए गैस के दाम घटाकर जनता को लुभाने की कोशिश हो रही है। इंडिया की सिर्फ 2 मीटिंग हुई है, हमारे गठबंधन की 2 मीटिंग होते ही 200 रुपए कम हो गए हैं। 4 मीटिंग होंगी तो पेट्रोल के दाम भी कम होंगे,
डीजल के दाम भी कम होंगे, बाकी चीजों की महंगाई भी कम करेंगे। ये नरेंद्र मोदी की सरकार, डर गए हैं ये लोग। डरे हुए लोग आज की डेट में फैसले ले रहे हैं। जनता जानती है सच क्या है। 400 रुपए का सिलेंडर 1200 रुपए करके और आप 200 रुपए कम कर दे रहे हैं। किसको बेवकूफ बना रहे हैं? कहते हैं ना कि भाजपा इस कदर आवाम पर एहसान करती है, वो आंखें छीन लेती है और चश्मेदान करती है। विपक्ष भले ही इस फैसले को राजनीति से जोड़कर देख रही हो, लेकिन मोदी सरकार के इस फैसले ने करोड़ों देशवासियों को बड़ी राहत दी है। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, नॉर्थ ईस्ट लाइव। तो सवाल इन दिनों राजनीतिक गलियारों में यह भी घूम रहा है कि क्या चुनाव तय समय से पहले हो जाएंगे? क्यों लग रहा है विपक्ष को ऐसा? और अगर ऐसा हुआ भी तो क्या विपक्ष तैयार है? क्या होने जा रहा है कल की महाबैठक में जो मुंबई में होने वाली है? क्या और भी पार्टियां इससे जुड़ने वाली है? कौन होगा विपक्ष का पीएम चेहरा? इन सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ उपस्थित है भाजपा प्रवक्ता प्रमोद स्वामी, कांग्रेस के प्रवक्ता रमन झा, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता रामा परिहार भी हमसे जुड़ रहे हैं थोड़ी देर में, और गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के राजनीति विज्ञान विभाग के प्रोफेसर विकास त्रिपाठी भी हमारे साथ मौजूद है। मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी अपने तमाम पैनलिस्ट का। सबसे पहले मैं भाजपा प्रवक्ता प्रमोद स्वामी जी का रुख करना चाहूँगी। 200 रुपये की कटौती को आप कैसे देख रहे हैं? इंडिया गठबंधन जो साफ कह रही है कि 2 मीटिंग हुई गठबंधन की और 2 मीटिंग में 200 रुपये कम हो गए, अब आगे देखिए क्या होता है। देखिए, विपक्ष का काम है सरकार की समालोचना करना। वो अपना काम कर रहे हैं और सत्तारूढ़ दल अपना काम कर रही है। हमारा काम है जनता की सेवा करना, जनता को सुशासन देना और गरीबों के कल्याण के लिए कार्य करना। उसको मद्देनज़र रखते हुए सरकार काम कर रही है। 200 रुपया की जो ये राहत मिली है, इससे विशेष करके महिलाओं को काफ़ी अपने जो किचन है उसको चलाने में उनको काफ़ी मदद मिलेगी। और रक्षाबंधन के समय पे ये एक उपहार भी हम कह सकते हैं हमारी बहनों को, हमारी सरकार की तरफ से। दूसरी बात आपने कही कि विपक्ष इंडिया के नाम से इन्होंने जो विपक्ष बनाया है, ये विपक्ष अभी तक ये तय नहीं कर पाया कि इनकी नीतियाँ क्या होगी, इसको नेतृत्व कौन देगा और इनका आने वाले समय में कार्यक्रम क्या होगा। जैसे कि अभी आपने जब आज के कार्यक्रम की शुरुआत में जब अपने बाइट दिखाई, तो आम आदमी पार्टी की जो नेत्री थी वो बोल रही थी कि हम अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। उसके अलावा कांग्रेस पार्टी जो है वो राहुल जी को प्रधानमंत्री के तौर पे देखना चाहती है। इसी तरह और भी ममता बनर्जी जो है वो अपने आप को प्रधानमंत्री का कैंडिडेट समझती है। नीतीश बाबू भी बीच बीच में प्रधानमंत्री कैंडिडेट के तौर पर अपनी दावेदारी पेश करते हैं। तो पहले ये तय कर ले कि मोदी जी के विकल्प के रूप में इंडिया जो गठबंधन इन्होंने बनाया है उनका प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा, तभी ना आपको 1-to-1 फाइट होगा कि हाँ एनडीए तो क्लियर है कि हमारा तो प्रधानमंत्री का चेहरा मोदी जी होंगे, लेकिन देश की जनता ये भी जानना चाहती है कि विपक्ष का प्रधानमंत्री का चेहरा कौन है। तो उस पर तो अभी तक इनका कोई विजन स्पष्ट हुआ नहीं है। और जब सीटों की बंटवारे की बात आएगी, तब ये गठबंधन जो आज जो एक शेप लेता हुआ नज़र आ रहा है, जैसे ही सीटों के एडजस्टमेंट की बात आएगी, आप देखिएगा इस गठबंधन में फूट पड़ जाएगी, क्योंकि सभी जो राजनीतिक जो दल है वो ज़्यादा से ज़्यादा सीटें लेना चाहेंगे। अब दिल्ली में क्या 7 सीटें हैं, क्या केजरीवाल जी क्या 7 सीटें क्या कांग्रेस को छोड़ देंगे, या क्या कांग्रेस उसमें से कुछ सीटें आम आदमी पार्टी को देगी? तो बंगाल में क्या ममता जी कांग्रेस के लिए सीटें छोड़ेंगी? क्या यूपी में अखिलेश यादव जी क्या कांग्रेस के लिए सीटें छोड़ेंगे? तो सीटों का जब एडजस्टमेंट की बात आएगी तो ये गठबंधन जो है ये टिक नहीं पाएगा, क्योंकि ये गठबंधन जो है मात्र सिर्फ एक ही उद्देश्य से बना है, वो उद्देश्य है मोदी हटाओ। तो मोदी के हटने से देश की समस्याओं का समाधान नहीं होगा। देश की जनता ये जानना चाहती है कि ठीक है, अगर आप मोदी को हटाना चाहते हैं तो आपकी नीतियां क्या है, आपके कार्यक्रम क्या है और आपका नेतृत्व क्या है। इस पे इनको स्पष्टता के साथ आगे आना पड़ेगा। जी, रमन झा जी का रुख करना चाहूँगी। सस्ते सिलेंडर का जो गिफ्ट दिया है मोदी सरकार ने
क्यों उसको लेकर राजनीति हो रही है, जबकि विपक्ष बार बार महंगाई को मुद्दा बनाता रहा है, बार बार हमलावर होता रहा है, लेकिन अब राजनीति हो रही है। किचन तो आपके घर में भी है, किचन से ही शुरुआत होती है दिन की और अंत भी वहीं से होता है, तो एक आम लोगों के लिए बड़ी राहत है। ऐसे में इतना विरोध क्यों? देखिए, विरोध आज सरकार मान रही है, हम कांग्रेस पार्टी या इंडिया गठबंधन जो है वह मान रही है कि जो सरकार है आज के डेट में, जो भाजपा या एनडीए की सरकार है, उनके शासनकाल में महंगाई चरम पे है और हम इतने दिन से कहते आ रहे थे। और आज इस बात को भाजपा गठबंधन ने भी मान लिया कि हाँ महंगाई है, तभी तो उन्होंने 200 रुपया सिलेंडर पर, चुनावी माहौल है, 200 रुपया सिलेंडर पे दाम कमाया है, क्योंकि सामने चुनाव आ रहा है। उन्हें डर है कि महंगाई के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर और अन्य विभिन्न समस्या जो है देश में, सीमा विवाद से लेके कई तरह के मुद्दे हैं, इसके ऊपर कहीं ऐसा ना हो कि जनता हमें नकार दे। इस डर से अब वो 200 रुपया उन्होंने कम किया है, कह रहे हैं कि हमने जो रक्षाबंधन पे बहन को तोहफा दिया है। तो क्या चुनावी माहौल में उन्हें बहन की याद आई और पिछले 9 साल से बहन को भूल गए थे? जो 400 रुपया के सिलेंडर को उन्होंने 900 रुपया तक पहुँचाया। तो ये एक चुनावी मुद्दा था के लिए उन्होंने चुनाव के सामने, चुनाव को देखते हुए उन्होंने ऐसा किया है कि लोगों को लगे कि बीजेपी सरकार महंगाई पर नियंत्रण कर रही है। अगर कर रही है तो डीजल पेट्रोल है, खाद्य पदार्थ के सामान है और भी चीज़ें हैं। बेरोजगारी कब खत्म करेंगे? 2000 नौकरी पर साल इन्होंने देने का वादा किया था। अब ये सब चीज़ से जनता को जो भ्रमित करने का प्रयास कर रहे थे, तो जनता समझ चुकी है और इन्हें नकार रही है। इसका नतीजा है, आपने देखा कि पिछले 2 राज्यों में जो चुनाव हुआ था, हिमाचल और कर्नाटक में, तो जनता इन्हें वहाँ नकार दिया और आने वाले दिन में भी जो चुनाव होंगे इसमें जनता इन्हें नकारेगी और इससे ये डरे हुए हैं, इससे डर गए हैं, डरे हुए हैं। दूसरी चीज़ है कि इन्होंने कहा कि चेहरा कौन होगा। अच्छा। चेहरा कौन होगा या भाजपा का चेहरा है। तो देखिए, हमारी लड़ाई किसी चेहरे से नहीं है, हमारी लड़ाई जो देश में समस्याएं हैं, बेरोजगारी की समस्या है, महंगाई की समस्या है, देश पे चाइना हमारे जमीन को अपने सीमा में ले रहा है। रमन जी, अगर चेहरे की लड़ाई नहीं है तो हर पार्टी अपने अपने पीएम बनाने चाह रही है। देखिए, अब वही चीज़ है कि हमारे एनडीए में आप जो भी लोग हैं, घटक हैं, आज हमारे कार्यकर्ताओं में इतना उत्साह है, हर दल के कार्यकर्ताओं में, और वे आशान्वित हैं। उन्हें लगता है कि अगला चुनाव हम जीत रहे हैं, भाजपा सरकार हार रही है। सभी कार्यकर्ताओं में उत्साह है। तो हर दल का कार्यकर्ता चाहता है कि अपना नेता बने, लेकिन यह निर्णय चुन के आए हुए सांसद करेंगे कि कौन इंडिया का नेता प्रधानमंत्री होगा। अब भाजपा का जब चुनाव हुआ था 2014 में, तो सिर्फ मोदी जी चेहरा नहीं थे, उसमें आडवाणी जी भी चेहरा थे, राजनाथ सिंह भी चेहरा थे, यशवंत सिन्हा भी चेहरा थे, यशवंत सिंह भी चेहरा थे, कई चेहरे थे उस समय भी प्रधानमंत्री के लिए। उसके बाद मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने और जब से मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने देश के भीतर नहीं, पार्टी के भीतर भी डेमोक्रेसी को खत्म कर दिया है। अब ये पार्टी में जो उनके उस समय जो उनके प्रतिद्वंदी थे, उन्हें क्या किया, उठा के सीनियर सिटीजन बोल के उन्हें साइडलाइन कर दिया। अब उन्होंने कहा था कि 75 साल के बाद कोई सीनियर सिटीजन होगा या सीनियर व्यक्ति पार्टी का नेतृत्व नहीं करेगा या प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। अब अभी तो मोदी जी भी 76 साल के हो जाएंगे 2024 के चुनाव में, तो क्या वे प्रधानमंत्री बने रहेंगे? क्या अपने ही संविधान को वह बदलेंगे? अपने ही संविधान में वरिष्ठों को जिन्होंने वंचित किया था उसको फिर से बदलकर वह फिर प्रधानमंत्री बन जाएंगे? अपने ही संविधान को बदलेंगे क्या बीजेपी? बदलेगा क्या बीजेपी? तो ये भी है, समय के हिसाब से, अपने सुविधा के हिसाब से बीजेपी निर्णय लेती है क्या? और यही चीज़ देख लीजिए कि देश में आज भ्रष्टाचार से लेके सब जगह जनता त्राहिमाम कर रही है और महंगाई को तो उन्होंने मान लिया कि महंगाई है। और लगातार विपक्ष तो हमलावर ही है लगातार। रुक करना चाहूँगी प्रोफेसर विकास त्रिपाठी का, आप किस तरह से इसे देख रहे हैं? पीएम मोदी का ये मास्टर स्ट्रोक कहें या फिर विपक्ष का दबाव? देखिए, लोकतंत्र में समस्त निर्णय राजनीतिक ही होते हैं और राजनीतिक रूप से लिया गया निर्णय है, इस बात से आप नकार नहीं सकते हैं, क्योंकि 5 राज्यों के चुनाव नवंबर दिसंबर में होने हैं और इस निर्णय का जाहिर सी बात है कि स्वागत होगा और इस निर्णय का एक व्यापक प्रभाव भी पड़ेगा, क्योंकि यह एक ऐसी वस्तु है जो कि घर घर को प्रभावित करेगी। हर घर में चूल्हा है और हर घर को कहीं ना कहीं से ये प्रभावित करेगा। लेकिन अगर आप मोटे तौर पे देखें तो जो इंडिया बनाम भारत है, जो मतलब जो पूरी एक परिकल्पना, राजनीतिक परिकल्पना बनाई जा रही है, उसमें जो सबसे बड़ी चुनौती विपक्ष के सामने है वो नेतृत्व की ही है।
तीन, जब भी कोई चुनाव होते हैं तो वो 4 आधार उसके सबसे बड़े आधार होते हैं। एक सामाजिक आधार, एक विचारधारा, एक नेतृत्व और आपका जो नीतियां होंगी उस पे आपका क्या। तो जो इंडिया है अभी इन चारों, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि इंडिया एक गठबंधन के रूप में साकार हुआ है, उसकी मीटिंग हुई, उसका अगले क्रम में फिर से मीटिंग होंगी। लेकिन ये जो चारों मुद्दे हैं कि भले इंडिया इस बात को कहे कि वो किसी मोदी के खिलाफ नहीं है बल्कि वो समस्याओं के खिलाफ है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप इंडिया के पूरे भाषाक्रम को देखें, उनके पूरे जो सेटअप को देखें, उनके वो कहीं ना कहीं ये मोदी के ही प्रति जो आक्रामकता है उसी के केंद्र में इंडिया का निर्माण है। जो लोकतंत्र की भी बात की गई कि लोकतंत्र खतरे में पड़ा, तो उसको जोड़ा गया मोदी के नेतृत्व शैली से ही। तो जो विपक्ष है उसके समक्ष चुनौती तो बहुत बड़ी है, क्योंकि ये बात सही है कि जिस तरह का विपक्ष में एकजुटता हुआ है, ये पहले के मुकाबले अगर आप 2019 में देखें तो ऐसी विपक्ष की एकजुटता नहीं थी। तो संख्या के आधार पर तो एकजुटता दिख रही है। तो अरिथमेटिक इज राइट, बट वेदर इट वुड बी एबल टू डेवलप अ केमिस्ट्री दैट कैन एंश्योर अ ड्यूरेबल अलायंस, दैट ओनली टाइम वुड टेल। भाजपा या जो पूरा एनडीए है उसका जो पूरा जो सबसे बड़ी ताकत इस चुनाव में बन के उभर रही है वो यही है कि उसकी एक तो नेतृत्व को लेके कोई असमंजस की स्थिति नहीं है, नीतियां को लेके कोई असमंजस की स्थिति नहीं। देखिए 2019 का जब चुनाव हुआ था तो आर्थिक विकास की दर थोड़ी डगमग थी, लेकिन उस चुनाव को भी इसीलिए मतलब ये सोचना कि केवल आर्थिक मुद्दों से, आर्थिक मुद्दे कभी बहुत बड़े राजनीतिक मुद्दे में परिवर्तन हो करके राजनीति को नई दिशा नहीं देते हैं। राजनीतिक मुद्दे ही आर्थिक मुद्दों को एक जागरूकता देते हैं। तो विपक्ष का जो सबसे बड़ा मुद्दा वही है। 3 मुद्दे उसके सबसे बड़ी चुनौतियां रहेंगी कि कैसे वे किसी नेतृत्व पर एक सामंजस्य स्थापित करें। दूसरा, उनकी नीतियां क्या रहेंगी, क्योंकि नीतियों के दौर पर भाजपा ने तो एक तरह से अपनी वैचारिकी प्रस्तुत कर दी। उन्होंने कह दिया कि संसद के पटल से मोदी ने कि हम अगर सत्ता में आए तो 2028 तक भारत विश्व पटल पर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। तो नेतृत्व, नीति और वैचारिकी को लेकर के सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस के समक्ष है। अगर इसका वो एक समाधान कर लेती हैं तो चुनाव तो जाहिर सी बात है बहुत ही कड़े चुनाव होंगे फिर। जी प्रमोद स्वामी जी, एक संभावना इन दिनों राजनीतिक गलियारों में चल रही है कि समय से पहले लोकसभा चुनाव होंगे। ममता बनर्जी कुछ ही दिन पहले उन्होंने एक बयान दिया है कि हेलीकॉप्टर बुक कर लिए गए हैं, होटल बुक कर लिए गए हैं। ये साफ दर्शाता है कि जल्द से जल्द चुनाव होने वाले हैं और कभी भी जो मोदी सरकार है वो चुनाव करा सकती है। क्या यही इसकी बुनियाद है? क्या इसकी कोई संभावना है? देखिए, चुनाव मेरा जहाँ तक मानना है तो इलेक्शन कमीशन तय करेगा, लेकिन मेरा जहाँ तक मानना है चुनाव निश्चित रूप पे समय पे ही होंगे। ये विपक्ष की जो आशंका है ये सही नहीं है कि चुनाव समय से पहले होंगे। दूसरी बात देखिए, चुनाव अपने समय पे होंगे और चुनाव पे जनता ये देखना चाहेगी कि जो 2 गठबंधन है उन दोनों गठबंधन को लीड कौन कर रहा है। जैसे मैंने शुरू में ही सवाल उठाया, लेकिन रमन जी ने इस बात का उत्तर नहीं दिया कि हमारा अगर इंडिया गठबंधन आता है तो ये व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री होगा। प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा ये इनमें स्पष्ट नहीं है। अब दूसरी बात आती है कि हम अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर करके जनता के पास जाएंगे कि 9 साल में इस सरकार ने क्या किया, क्या काम किए। तो पहला काम इस सरकार ने ये किया कि आते के साथ में हमने आर्टिकल 370 हटाया, राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया संवैधानिक बाधाओं को दूर करके, और आपको जो 3 तलाक के नाम पर हमारी मुस्लिम महिलाओं के स्वाभिमान के साथ तलाक के नाम पर खिलवाड़ किया जाता था, उसके विरोध में हम एक कानून लेकर के आए। और एक समय जो भारत विश्व की आर्थिक शक्ति के रूप में 10वें या 11वें नंबर में था, वहाँ से आज भारत जो है विश्व की आर्थिक शक्ति के रूप में 5वें स्थान पर हम भारत को लेकर के आए हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी सफलता है। और ये जो 9 साल में 74 एयरपोर्टों का निर्माण जो है मोदी जी के समय में हुआ है।
तो ये सारी जो उपलब्धियां जो है ये लेकर के हम जनता के बीच में जाएंगे, डेवलपमेंट का जो हमारा मुद्दा है। और आज जो मोदी जी के नेतृत्व में जो भारत अपने आप को विश्व गुरु के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए जो आगे बढ़ा है, और पूरे विश्व में जिस तरह से मोदी जी के प्रति पूरे विश्व में जिस तरह से भारत का मान और सम्मान बढ़ा है। आप देखिए, पहले जब जो प्रधानमंत्री देश के बाहर जाते थे तो उनको उतना सम्मान नहीं मिलता था जितना आज मोदी जी को मिल रहा है। ये सारी बातें टेलीविज़न चैनलों के माध्यम से, समाचार माध्यमों के माध्यम से हमको देखने को मिल रही है। तो ये विश्व में भारत की बढ़ती हुई शक्ति का परिचायक है, और इसको देख करके जनता मोदी जी के 9 साल के ट्रैक रिकॉर्ड को देख करके जनता जो है फैसला लेगी। दूसरी बात, आज 9 साल में देखिए व्यक्तिगत मोदी जी के ऊपर में बहुत से आरोप लगाने के प्रयास किए गए। राहुल गांधी जी ने 2019 का चुनाव तो पूरा इस कैंपेनिंग के आधार पर लड़ा था कि चौकीदार चोर है, और ये इस मुद्दे पर ही लड़ा था, लेकिन देश की जनता ने उनको जवाब दे दिया। और 9 साल में मोदी जी के ऊपर में विपक्ष कोई भी गंभीर आरोप लगाने में सक्षम नहीं हुआ है। लेकिन अगर आज कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व के ऊपर में देखें तो सोनिया जी और राहुल जी दोनों आज बेल पे हैं, और विपक्ष के तमाम बहुत से बड़े बड़े नेता जो हैं उनके ऊपर में भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। और जैसे लालू प्रसाद यादव जी जो आज एक मुख्य रणनीतिकार के तहत इंडिया गठबंधन को सेब देने में लगे हैं, वो खुद अभी हाल ही में वो तो बेल पे हैं, और चारा घोटाले में वो जेल गए हैं, सबको पता है। तो इस गठबंधन में ज़्यादातर नेता या तो बेल में हैं या जेल में है, या जिनके ऊपर में गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप है। और इस गठबंधन में आप देखिए तो मुख्यतः ये एक परिवारवादी गठबंधन अगर हम कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि ये लोग परिवारवाद की एक राजनीति करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में आज कोई भी ये नहीं बता सकता कि जेपी नड्डा जी के बाद में देश का अगला भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। लेकिन कांग्रेस में लोग बता सकते हैं, रिवॉल्विंग चेयर से गेम चलता है, और अगर कोई बैठता भी है तो वो उसको रिमोट कंट्रोल से वो उसको नियंत्रित किया जाता है। गांधी परिवार जो है कांग्रेस की राजनीति को नियंत्रित करता है। मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव वाला परिवार जो है वो भी परिवारवाद का शिकार है। तो इसी तरह से एक तरफ परिवारवादी पार्टियां हैं और एक तरफ राष्ट्रवादी विचारधारा है। तो परिवारवादी पार्टी और राष्ट्रवादी विचारधारा में देश की जनता, मेरा ऐसा मानना है कि राष्ट्रवादी विचारधारा को समर्थन देगी, और 2024 में एक बार पुनः भारी बहुमत से नरेंद्र मोदी जीत करके देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। परिवारवादी राजनीति से उबर नहीं पाई है। रमन झा जी कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, कहते हैं ना, एक कहावत है कि चलनी कहती है सुई से कि तुम्हारे शरीर में छेद है। यही बात भाजपा करती है। भाजपा में अनुराग ठाकुर कौन है? अमित शाह के बेटे जैसा बीसीसीआई के महासचिव बने हुए हैं। पंकजा मुंडा राजनाथ सिंह के लड़के सांसद हैं। तो भाजपा में कई ऐसे चेहरे हैं जो परिवारवाद से आते हैं, और ये दूसरे पर आरोप लगाते हैं कि परिवारवादी पार्टी है। जिसमें क्षमता होगा उसे जनता अपनाएगी, और जिसमें नहीं होगा जनता नकार देगी। वो तो समय बताएगा। उसके बाद उन्होंने कहा कि इन्होंने 74 एयरपोर्ट बनाए हैं, देश की जनता को बड़े गर्व से कर रहे हैं। और मैं यही इनसे पूछना चाहता हूं कि उस 74 एयरपोर्ट जो सरकारी पैसा से बनाया गया था, उसमें से कितने एयरपोर्ट अडानी और अंबानी को बेच दिया इन्होंने, लीज पे दे दिया? कितने रेल दे दिए, तेल दे दिए, सेल बेच दिया? तो ये तो देश को बेच रहे हैं। तो जो पार्टी अपने आप को देशवादी पार्टी कर रही है, वो देश के संपत्ति को बेच रही है। ये देश बेचने वाली पार्टी है। दूसरा, आप इन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे। अरे भाई साहब, अजीत पवार अभी फिलहाल में आप ही के पार्टी में आया है, बम्बई में डिप्टी सीएम है। नारायण राणे, मुकुल रॉय, शुभेंदु अधिकारी, ऐसे लोग, कौन सा ऐसा मशीन है भाजपा का, या कौन सा डिटर्जेंट पाउडर है कि जाते ही भाजपा, और कई नाम है, मैं चाहूँ तो और कई नाम यहाँ कह सकता हूँ, लेकिन समय आप उतना देंगे नहीं मुझे। तो ऐसा कौन सा डिटर्जेंट पाउडर है जिससे आप लोग इनको सफा कर देते हैं तो इनकी छवि साफ हो जाती है? दूसरी चीज़ उन्होंने कहा कि फेस, मैंने पहले भी कहा कि हम फेस पे इसलिए लड़ रहे हैं कि ये जनता 9 साल से फेस पे चुनाव लड़ रही है। 2019 में भी चेहरे पे ही चुनाव हुआ था, और मोदी जी का फेस पे चुनाव लड़ने के बाद आज जनता भोग रही है कि जिस चेहरे पे चुनाव हुआ था, जिसने अपने मुंह से इस देश के, अपने इसी फेस के मुंह से कहा था कि मैं 2 करोड़ नौकरी दूंगा, महंगाई पर नियंत्रण लाऊंगा, उन्होंने हर तरह के वादे किए थे और हर जगह विफल रहा।
विफलता आई, 15 लाख रुपया हर किसी के अकाउंट्स में चला जाएगा। तो ये चेहरा जो देश के सामने झूठ परोसता हो वैसा चेहरा चाहिए, या देश को ऐसा नेता चाहिए जो पढ़ा लिखा हो, जो देश को विकास की ओर ले जाए और देश के जनता का भविष्य उन्नत हो, ऐसे चेहरा चाहिए हमें। सरकार, आप कह रहे हैं कि आप मोदी जी का एजेंस्ट नहीं कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी बात है कि जब हम सरकार का एजेंस्ट करते हैं, सरकार का जब विरोध होता है, जब सरकार का विरोध होता है तो सरकार का जो प्रतिनिधित्व करता है उसकी विफलता को कहा गिना जाता है। स्वाभाविक है, सरकार की विफलता मोदी जी की विफलता है और हम मोदी जी पर इस तरह आरोप लगाते हैं। उन्होंने कहा मोदी जी पर कोई आरोप नहीं है। अरे भाई साहब, अडानी का हम तो राहुल गांधी ने पूछा था लोकसभा में, आपने उसके बाद माइक बंद कर दिया, उनकी सदस्यता खत्म करवाने की चेष्टा की, उनका घर खाली करवा दिया, यही पूछने के लिए कि अडानी के कंपनी में 20,000 करोड़ रुपया किसका है, बता दीजिए। उसके ऊपर में ईडी का इंक्वायरी नहीं हो रहा है, नहीं, उसके ऊपर ईडी का इंक्वायरी नहीं हो रहा है, लेकिन ईडी का इंक्वायरी ये हो रहा है कि किसने इस चीज को लीक कर दिया। आप उस पर कर रहे हैं, नहीं रुक जाइए, आप बोल रहे थे राम मंदिर की बात कर रहे हैं। भाई साहब, राम मंदिर का मामला सुप्रीम कोर्ट में था और कांग्रेस पार्टी भी हमेशा यही कहती थी, आपके सवाल का ये मुझे खत्म कर लेने दीजिए, कि कांग्रेस पार्टी हमेशा यही कहती थी कि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय होगा वही निर्णय सर्वमान्य होगा। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया सबको सर्वमान्य है, हमने तो विरोध नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सर्वमान्य था, इसका क्रेडिट आप क्यों ले रहे हैं? आप कभी सर्जिकल स्ट्राइक का क्रेडिट लेते हैं, कहीं कम से कम आप ये ना कहें कि चंद्रयान 3 में मोदी जी बैठ के गए थे, विक्रम लैंडर में मोदी जी गए और उन्होंने चंद्रयान पे विक्रम लैंडर को लैंड किया, ये भी ना कहते कल आप। उनकी प्रतिक्रिया हम जरूर लेंगे, लेकिन पहले एक ब्रेक ले लेते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं मोदी सरकार के रसोई गैस सिलेंडर को लेकर जो गिफ्ट रक्षाबंधन पर उन्होंने दिया है उसको लेकर इतनी राजनीति क्यों हो रही है और साथ ही विपक्ष कितना तैयार है लोकसभा चुनाव के लिए। ब्रेक में जाने से पहले रमन झा जी ने कई बड़े बड़े आरोप लगाए हैं, बड़ी बड़ी बातें कही हैं। प्रमोद स्वामी जी से उसकी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। जब भी कोई चर्चा होती है तो राहुल गांधी जी और कांग्रेस के जो प्रवक्ता रहते हैं वो अडानी जी का मुद्दा बड़ी गंभीरता से उठाते हैं, लेकिन इस मुद्दे के ऊपर में अगर उनके पास में कोई तथ्य है तो वो कोर्ट में नहीं जाते हैं। जैसे जब यूपीए की सरकार थी तो भारतीय जनता पार्टी के बहुत से वकील जो थे वो कई मैं आपके बीच में नहीं बोल, मैं बीच में नहीं बोला, आप डिले मत करिए, आप बोले जो चाइनीज देखिए ये तरीका नहीं है, किसका पता बता दीजिए ना, थोड़ा धैर्य रखिए ना, थोड़ा धैर्य रखिए। मैं ईडी को वहां भी भेज दीजिए, मैं जवाब ही तो दे रहा हूँ, तो आपको आप में धैर्य ही नहीं है। हम पूछ रहे हैं, बस बता रहा हूँ ना, बता रहा हूँ, सुन लीजिए ना, बता देंगे। तो मैं बता रहा हूँ, तो ये राहुल गांधी और कांग्रेस के जो लोग हैं ये पढ़ लिख करके तो आते नहीं है। इनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं 2400 हेक्टर ऑफ लैंड राजस्थान सरकार ने कैबिनेट डिसीजन लेकर के अडानी जी को दिया है। तो अब इसका मतलब ये हो गया कि या तो राहुल गांधी की बात अशोक गहलोत मानते नहीं है या नहीं 2400 हेक्टर 2400 हेक्टर भूमि आपने क्यों अडानी को दिया? यदि अडानी से आपको इतनी ही नफरत है तो अडानी को आपको 2400 हेक्टर भूमि नहीं देना चाहिए था ना, नहीं देना चाहिए। और अगर मोदी जी ने अगर कोई गलत काम किया है तो आपके पास वकील, आप जाइए ना कोर्ट में, आपको कौन रोक रहा है? आप तो 2019 का चुनाव लोकसभा किस लिए है? लोकसभा किस लिए? देश की जनता ने ऐसा थप्पड़ मारा कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव तक नहीं जीत पाए। अमेठी से आप राहुल गांधी चुनाव हार गए और भाग गए वाडनार। रमन झा जी आप लेकिन पहले भागे क्यों? देश की जनता मोदी जी को गुजरात से लड़े, सब देख रही है। मोदी जी यूपी के लड़ने आए, गुजरात छोड़ के आते नहीं है। और इनके जो मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत, प्रधानमंत्री राहुल गांधी की बात पढ़ के नहीं है। अरे बताइए ना 20,000 करोड़ किसका है? हेक्टर भूमि हाँ भाई साहब बेचा नहीं है,
और अडानी जी वहाँ एक सोलर प्लांट वहाँ लगा रहे हैं जनता के हित के लिए सोलर प्लांट बेचा है क्या? 2400 हेक्टेयर अरे भाई एयरपोर्ट की तरह बेच दिया है क्या? रेलवे की तरह बेचा है क्या? बिजनेस में दिया है क्या? उद्योग लगाने के लिए दिया है, बेचा नहीं है, आप बेच रहे हैं। प्रमोद स्वामी जी बेच रहे हैं। आपने गुजरात में क्या किया है? म्यूट करना पड़ेगा जी। गुजरात प्रमोद में रमन झा जी, रमा परिहार आप प्रवक्ता भी हमसे जुड़े हैं जी। मैं हमसे 4 रुपए स्क्वायर फीट से अपना अडानी को बेचा है। दोनों से मैं कहूंगी अनुरोध है आपको इसमें राहुल गांधी सोनिया उद्योग लगाने गांधी के लिए चर्चा इस तरह से नहीं हो पाएगी। प्रमोद स्वामी जी, दोनों के ऑडियो मुझे म्यूट करने पड़ेंगे, दोनों के ऑडियो मुझे म्यूट करने पड़ेंगे, दोनों के ऑडियो मुझे म्यूट करने पड़ेंगे। था कि नहीं? अमित शाह आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनिए, और ये आपका नेता बेल में जी अमित शाह का आप क्या गुजरात से निकाले थे कि नहीं? अमित शाह का अरे गुजरात से निकाले गए थे कि नहीं? कंपेयर नहीं कर सकते। गुजरात से निकाले गए थे कि बारे में नहीं? आप बात गुजरात से प्रमोद निकाले स्वामी गए जी और थे रमन कि झा नहीं? जी, मैं दोनों से अनुरोध करती हूँ आप लोग शांत हो जाइए। तरीपार था नहीं? तरीपार था कि नहीं? अमेठी से निकाल दिया। गुजरात से मोदी जी को निकाल आप दिया। दोनों से अनुरोध है थोड़ा शांत हो जाइए। गुजरात से काशी से लोग नहीं आए थे। म्यूट करना पड़ेगा, ऑडियो मुझे म्यूट करना पड़ेगा। आप प्रवक्ता हमसे जुड़े हुए हैं, रामा परिहार जी हमसे जुड़े हुए हैं, उनसे भी ले हम फिर जीतेंगे। ये इस तरह के आरोप लगते रहेंगे। गुवाहाटी कॉर्पोरेशन में कितनी सीटें मिली आपको? आगे के नहीं, जवाब दीजिए। नहीं मिली हमको। जीरो। नहीं, फिर भी काम कर रहे हैं जनता के लिए। जीरो हो गए ना? क्या हालत है गुवाहाटी कॉर्पोरेशन जीरो का? हो गए ना? क्या हालत है अरे गुवाहाटी जीरो हुआ कॉर्पोरेशन कि नहीं मेरे का? बताइए व्यापारी ना। ट्रस्ट तो है। वैसे ही जीरो सारे अरे भरे व्यापारी पर जीरो हो ट्रस्ट है। जाएंगे। आप लोग इसी तरह से लड़ते रहे तो ऑडियो म्यूट करना पड़ेगा। अनुरोध है मेरा जनता को लूट रहे हैं। काम कर आगे आ गए चुनाव में। इतना काम अरे करते आप जीरो लोग क्यों लूटा कर है दिया जनता गुवाहाटी में को। आपको? गुवाहाटी में भी एक जनता को सीट लूटा कितनी है। चाहे अरे इस बार आ जाइए इलेक्शन में। बड़ी बड़ी बातें आइएगा नहीं इलेक्शन रामा में। परिहार से रामा आप प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद है। रामा परिहार से भी लाइसेंस के उनकी नाम पे लूट प्रतिक्रिया रहे ले लेती हूँ। हैं। होल्डिंग नंबर के नाम पे लूट रहे हैं। रामा परिहार के नाम पे लूट रहे हैं। आप दोनों से अनुरोध है थोड़ा शांत हो जाइए। म्यूट करना पड़ेगा मुझे हम ऑडियो। विपक्ष में हैं। थोड़ा शांत हो अरे जाइए। हम मैं विपक्ष में हैं। हमने देश नहीं बेचा, आप देश बेचे हैं। परिहार आप लोग देश बेच रहे हैं। चिंता मत रामा क्यों नहीं परिहार से लड़ोगे? प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। सुनिए ना, टीवी में आप भी डिबेट सर्बानंद करने के लिए सोनवाल के चेहरा पर चुनाव लड़के आए थे। सर्बानंद सोनवाल के आप चेहरा लोग पर इसी चुनाव तरह से लड़के अगर आए लगते थे। रहे तो क्यों फिर मुख्यमंत्री बदला आपने? शो आगे बढ़ना मुश्किल आइए होगा। अगले चुनाव में जनता दिखाएगी। मैं रामा परिहार जी से पहले प्रतिक्रिया लेती आ हूँ। जाइए, चिंता मत कीजिए। प्रमोद स्वामी जी, आप 2 सीट पे थे प्रमोद कभी। स्वामी जी, रमन झा जी दो आपसे सीट पे थे, अनुरोध है गुवाहाटी थोड़ा में थे। थोड़ा आप सा 2 शांत सीट हो पे थे। जाइए। और गुवाहाटी से तीनों विधानसभा सीट जीतेंगे। रामा परिहार हमारे साथ मौजूद है। आप प्रवक्ता भी हमसे जुड़ रहे हैं। देखते रहिए। आप भी देखिए। जी रामा परिहार जी, चेहरे की लड़ाई है। जिस तरह से आप दोनों शांत रहिए, चेहरे की लड़ाई है। क्या कहेंगे आप? आम आदमी पार्टी है वो भी चाहती है कि अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री का चेहरा बने। कहाँ है? जनता के बीच में नहीं है। अरे कितना वोट मिला? नमस्कार सभी दर्शकों को। मैं माफी चाहूंगा देर से जुड़ने के लिए। मालीगांव में जिस तरीके से जाम लगा हुआ नहीं पहुंच पाया मैं। सबसे पहले तो मैं आपको जो सवाल किया है कि ये चेहरे की लड़ाई है, ये चेहरे की लड़ाई नहीं है। जी सुन पा रहे हैं? हाँ जी कहिए। जी ये चेहरे की लड़ाई नहीं है, ये लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। जो मोदी जी की और बीजेपी की सरकार जिस तरह का चारों तरफ से हमला कर रही है लोकतंत्र के ऊपर में, न संविधान को मानने को तैयार न संसद को मानने को तैयार है, न सर्वोच्च न्यायालय को तैयार है, न संसद की जो गरीब जो सर्वोच्च संस्थाएं बनी हुई है उनको मानने के लिए तैयार है। लोकतंत्र के ऊपर चारों तरफ से जो हमला किया गया है उसकी लड़ाई है, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। ये किसी चेहरे की लड़ाई नहीं है, ये राष्ट्र की लड़ाई है। और इंडिया जो गठबंधन बना है, हम लोग राष्ट्र की लड़ाई लड़ रहे हैं, किसी चेहरे की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। जी लेकिन जिस तरह के बयान आ रहे हैं, आम आदमी पार्टी भी कह रही है और तमाम जो पार्टियां हैं गठबंधन के अंदर वो भी कह रही है कि जैसे जदयू नीतीश कुमार हो हमारे प्रधानमंत्री, कांग्रेस के तो राहुल गांधी, और जबकि आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल, सभी पार्टियां चाहती है कि हमारा जो भी नेता है, जो हमारा मुख्य नेता है, वो ही प्रधानमंत्री चुनकर आए। ये कोई लड़ाई नहीं है। हर नेता चाहता है कि वो जाकर के देश की सेवा करे। इसमें कोई लड़ाई की क्या बात हो गई? हर राष्ट्रीय जो भी दल इसमें जुड़े हुए हैं उनके अपने नेता है, वो अपने नेता को आगे रख करके बात करते हैं। हमारे राष्ट्रीय दल है, हमारा राष्ट्रीय नेता है, वो भी चाहेंगे कि हम आगे बढ़ करके देश की सेवा करें, लोकतंत्र को बचाने में अपनी प्रमुख भूमिका निभाएं।
त्रिपाठी जी, प्रोफेसर विकास त्रिपाठी भी हमसे जुड़े हुए हैं। त्रिपाठी जी, कल एक अहम बैठक होने जा रही है मुंबई में, इंडिया गठबंधन की। संयोजक के नाम पर फैसला हो सकता है, साथ ही लोगो वगैरह भी जारी किया जाएगा, सॉन्ग रिलीज किया जाएगा। मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम इस वक्त रेस में चल रहा है, संयोजक वो बन सकते हैं, एक दलित चेहरा है। ऐसे में आपको क्या लग रहा है कि भाजपा के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि भाजपा भी जो दलित चेहरों को लेकर एक खास उनका दर्जा रहा है? देखिए, चुनौती, हर एक चुनाव चुनौतीपूर्ण होता है। कोई भी चुनाव ऐसा नहीं होता है कि जिसमें चुनौतियां नहीं होती हैं। लेकिन जो जहाँ तक ये बात है कि ये चुनाव लोकतंत्र बचाने का चुनाव है, ये सब मतलब कोई ऐसा बड़ा राजनीतिक या सामाजिक, अगर 1979 का इलेक्शन देखिए, जब इस तरह की एक बात आई थी कि सारा विपक्ष एक हो गया और जनता पार्टी का इमरजेंस हुआ और चुनाव के बाद मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया आम सहमति से, तो ऐसा कोई स्थिति नहीं है देश में कि सामाजिक राजनीतिक आंदोलन की पृष्ठभूमि पे ये चुनाव हो रहा है। अगर आप देखिए तो 2019 और 2024 के चुनाव में क्या बदला है? केवल बदला ये है कि सारे जो दल, जो उनमें एक जुटता आई है, और ये अपने आप में एक बहुत सराहनीय, एक बड़ा कदम है अगर वो मानते हैं कि उनको चुनाव भाजपा के खिलाफ लड़ना है। और जहाँ तक दलित चेहरा सामने लाने की बात है, तो अब ये तो समय ही बताएगा, लेकिन चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भी एक ओबीसी समाज से आते हैं, तो और जो बड़े बड़े राज्य हैं जहाँ पर भाजपा ने बढ़िया प्रदर्शन किया है, वहाँ पे अगर आप मार्जिन देखेंगे, जो विक्ट्री मार्जिन रहा है बीजेपी का, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, महाराष्ट्र हो, यहाँ तक कि कर्नाटक जहाँ से मल्लिकार्जुन खड़गे भी आते हैं, वहाँ से विक्ट्री मार्जिन बहुत ज़्यादा रहता है। तो ये लोकसभा चुनाव किसी एक सामाजिक आधार का चुनाव नहीं हो सकता है। इसीलिए अगर दलित चेहरा सामने लाते हैं तो वो एक सकारात्मक पहल रहेगी, लेकिन केवल उस चेहरे के आ जाने की वजह से चुनावी गणित पक्ष में चला जाएगा, ये तो समय बताएगा। और अभी समय है, क्योंकि देखिए चुनाव जो शुरुआत होगी वो मार्च एंड से, या जो 2019 का कैलेंडर निकालें तो उस हिसाब से देखें तो अभी काफ़ी समय है। अभी आपका सितंबर चल रहा, अभी 5 राज्यों के चुनाव भी होने हैं, लेकिन केवल एक समुदाय विशेष का चेहरा घोषित कर देने से चुनाव पर कोई व्यापक प्रभाव इस पर पड़ेगा, यह सही नहीं कहा जा सकता। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि नीतियों को लेके बहुत स्पष्ट होना होगा, नेतृत्व को लेके स्पष्ट होना ही होगा, वैचारिकी को लेकर स्पष्ट होना ही होगा, तभी और ऐसा नहीं कि ये चुनाव हल्के होंगे, ये चुनाव तो चुनौतीपूर्ण रहेगा। और कोई भी चुनाव अगर आप देख लीजिए 90 के दशक से आज तक, ऐसा कोई चुनाव नहीं है जिसको आप ये नहीं कह सकते कि क्या 2019 का चुनाव चुनौतीपूर्ण नहीं था। बिल्कुल चुनौतीपूर्ण था, और 2024 भी उसी तरह से चुनौतीपूर्ण होगा। रमन झा जी, कल हो रही है मुंबई में बड़ी बैठक, और लोगो अगर जारी होता है तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि एक जो चुनाव चिन्ह है उसके अंदर सभी पार्टियां लड़ने को तैयार होंगी। देखिए, जहाँ तक मुझे मालूम है कल ऐसा हो सकता है कि इंडिया का अपना एक फ्लैग हो, उसके बाद जिस दल के लोग जिस क्षेत्र में चुनाव लड़ेंगे उनका अपना वहाँ झंडा होगा, प्लस हर पार्टी अपना झंडा अपने अपने क्षेत्र में जहाँ से चुनाव लड़ाएगी, प्लस इंडिया का भी एक फ्लैग हो सकता है। ये मैं कह सकता हूँ, एक क्या होगा वो तो कल निर्णय आएगा, जब निकल के आएगा सब चीज़ सामने कल के बाद ही पता चलेगा। अभी मैं उस चीज़ पर कुछ बोल नहीं सकता हूँ। दूसरी चीज़ है, हमारे प्रोफेसर साहब ने बहुत अच्छी बात कही है, लेकिन सही है कि डेमोक्रेसी, इलेक्शन चुनाव जो है उसको किया ही जाता है डेमोक्रेसी को बचाए रखने के लिए, क्योंकि अगर आपको डेमोक्रेसी को बचाए रखना है तो जनता के बीच जाके चुनाव करवाना ही होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर क्या होगा कि आपका डेमोक्रेसी खतरा में हो जाएगा। और डेमोक्रेसी अगर खतरा में हुआ तो हमारे पूर्वजों ने जो लड़ाई लड़ी थी ब्रिटिश के खिलाफ देश को आज़ाद कराने के लिए, हो सकता है कि देश में रहने वाले ही लोग, चाहे कोई, मैं किसी भी एक दल पर या किसी व्यक्ति विशेष पे नहीं कर रहा हूँ, ये किसी भी दल के लोग हों, तो ये हो सकता है कि जब जो ज़्यादा दिन तक सत्ता में रहेंगे तो उनमें एक समता का अहंकार आता है। ऐसी परिस्थिति में डेमोक्रेसी में जनता को अधिकार दिया गया है चुनाव के जरिए कि वो परखे कि जो नेता को, जिस पार्टी को, जिस दल को, जिस नेता को उन्होंने चुना है वह जनता के लिए क्या कर रहा है। इसलिए इलेक्शन जरूरी है,
मैंने आपको डेमोक्रेसी को, लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए। दूसरा चीज़ रह गया कि अभी कुछ दिन पहले ही एक सर्वे हुआ, आज एनडीए में घबराहट क्यों है, इसलिए कुछ दिन पहले टीवी में मैं देख रहा था कि सर्वे एक दिखा रहा था कि एनडीए बनाम इंडिया, तो सर्वे में 49% वोट शेयर जो है सो एनडीए के फेवर में जो पिछले 2019 के चुनाव के हिसाब से कैलकुलेशन करके बताया गया था, और 41% आपका अभी एनडीए के फेवर में जाता हुआ दिख रहा है। और ये चीज़ जो है कि मोदी जी का चेहरा पे चुनाव लड़ेंगे या ये डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं हमको मालूम नहीं, लेकिन ये बात तो है कि हम नहीं, ये आरएसएस ही मानती है कि मोदी जी का जो चेहरा था, मोदी जी का प्रभाव था, ये उनके सुन रुक जाइए, आप कब से आरएसएस के प्रवक्ता बने? आरएसएस मानती है आप कहाँ से आरएसएस का चेहरा खत्म हो गया? आप कहाँ से आरएसएस के आप कांग्रेसी आदमी आरएसएस क्या मानती है? क्या क्या बोलते हैं? आपको क्या पता आरएसएस? अच्छा आप आरएसएस के प्रवक्ता है क्या? आप आरएसएस के प्रवक्ता है क्या? आरएसएस छापा है, बोलते हैं बात पूरी कर लीजिए, बात पूरी कर लीजिए। थोड़ा अध्ययन करके बोला कीजिए। आरएसएस के प्रवक्ता है क्या? आप आरएसएस से हैं, जुड़े हुए हैं, प्रमोद स्वामी जी 2 मिनट आपको भी दिए जाएंगे, आप जो पढ़ लिया कीजिए। उन्होंने कहा है कि मोदी जी का चमक कम गया है, फेस वैल्यू जो गिरा है, तो ये हम नहीं कहा। आप राहुल गांधी का प्रेस वैल्यू का चिंता करिए, मोदी जी का मत राहुल करिए। गांधी इकोनॉमिक में एमफिल है, मोदी जी की डिग्री क्या बता दीजिए। ठीक है, पता चल जाएगा ना कितने बड़े वकील हैं। बता दीजिए, हम पूछ रहे हैं आपसे। कहाँ पढ़े? अभी तो यही डाउटफुल है राहुल गांधी का। कौन से मोदी जी का सर्टिफिकेट दिखा दीजिए। कौन से कॉलेज में पढ़े बताएंगे? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ के, आप तो बता दीजिए ना। वो तो सुब्रमण्यम स्वामी का ट्वीट वगैरह देख लीजिए, आप भी मोदी जी प्रमोद स्वामी जी दिखा दीजिए ना मोदी जी का प्रमोद स्वामी जी नहीं थे वो। इंडिया गठबंधन का जी प्रमोद स्वामी जी इंडिया गठबंधन के जो कल बैठक होने जा रही है उसके जवाब में एनडीए भी एक बड़ी बैठक कर रही है, और बैठक का जो स्थान है वो भी मुंबई ही निर्धारित किया गया है। क्या कुछ होगा इस बैठक में? देखिए, एक राजनीतिक दल के तहत हर राजनीतिक दल को ये अधिकार है कि वो चुनाव के लिए अपनी रणनीति बनाए और अपना गठबंधन बनाए। तो इंडिया पार्टी ने भी अपना एक गठबंधन बनाया है और वो एक अपनी रणनीति बना रहे हैं, तो वो उनका लोकतांत्रिक अधिकार है, उस पर हमें ज़्यादा कुछ नहीं कहना। लेकिन मैंने जो सवाल के चर्चा के शुरू में जो कहा कि जब भी आप किसी एक रण क्षेत्र में जाते हैं, जब एक चुनाव भी होता है, ये भी एक युद्ध की तरह होता है, और जब आप रण क्षेत्र में जाते हैं तो आपको ये बताना पड़ता है कि आपकी सेना का सेनापति कौन है। तो जब सेना का सेनापति ठीक नहीं है, दुलाई ठीक नहीं है, तो बाराती लोगों के बारे में ज़्यादा चर्चा करके क्या फायदा? पहले वो लोग राजस्थान में दूल्हा कौन है, पहले वो लोग तय कर ले राजस्थान में कौन है प्रधानमंत्री का दावेदार कौन है। ये आज तक ये तय नहीं कर पाए, और चुनाव के आते 2024 में जब चुनाव आएंगे तब तक ये तय नहीं कर पाएंगे। और दूसरी चीज है, ये अभी इनकी प्रारंभिक बैठकें हो रही है, जैसे ही सीट जब चुनाव आएंगे सीट एडजस्टमेंट की बात होगी कि कौन सी सीट पे कौन चुनाव लड़ेगा, फिर देखिएगा इनका असली चेहरा जो है वो सामने आ जाएगा। क्योंकि हर राजनीतिक दल चाहेगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पे चुनाव लड़ूं, और उस समय में इनकी जो अभी जो रणनीति है वो रणनीति उस समय में इनकी एक्सपोज हो जाएगी। क्योंकि कोई भी जो राजनीतिक दल है वो अपनी सीटें छोड़ने के लिए तैयार नहीं होगा। बिल्कुल रामा परिहार जी, कल की बैठक में जिस तरह से थोड़ी देर पहले मैं पूछ रही थी कि कल की बैठक में लोगो जारी हो सकता है, क्या एक ही पार्टी के चुनाव चिन्ह के तहत सारी पार्टियां चुनाव लड़ने के लिए तैयार होंगी? क्या लग रहा है आम आदमी पार्टी को? आरंभिक दौर है, आप जिस तरीका से भी इसका आकलन करना चाहे हम लोग स्टूडियो में बैठ करके करें तो ये संभव नहीं है। इतने दल है, इतना बड़ा चुनाव है, एक संसदीय चुनाव है, देश को एक दिशा देने वाला चुनाव है, इसके अंदर में जो भी संभावनाएं होगी उसको तलाशा जाएगा। जैसे भी यदि चुनाव साथ में लड़ने की बात होगी तो इस संभावनाओं के ऊपर भी विचार किया जाएगा, तो जरूर करेंगे सब मिल बैठ करके। फिलहाल के लिए भारतीय जनता पार्टी इंडिया अलायंस से इतनी डरी हुई है कि उन्होंने अपने आप को संभालना शुरू कर दिया है। गैस सिलेंडर के दाम भी कम किए हैं, अभी आने वाले दिनों में बेरोजगारी, महंगाई, सभी मुद्दों के ऊपर में काम करना शुरू करेगी। मोदी जी को इंडिया अलायंस से इतना डरने लग गया है कि उन्होंने इंडिया को अलायंस को मुजाहिदीन के साथ कंपेयर किया है। आज इंडिया, हम लोग चांद में जा रहे हैं, वो इंडिया का नाम रोशन हो रहा है, वो उनको नहीं आ रहा है। इंडिया अलायंस को लेकर के वो क्विट इंडिया के साथ में जोड़ रहे हैं, तरह तरह का डर उनको सता रहा है।
तो अभी आप देखते जाइए कि क्या क्या होता है। मुंबई की बैठक के अंदर में सभी दल बैठ करके बात करेंगे, सारे समस्या जो भी समाधान है सबका निकालेंगे। जी जी जी। प्रोफेसर विकास त्रिपाठी, क्या लगता है इंडिया गठबंधन जो जो इस तरह के दावे कर रही है, कितनी स्टेबिलिटी आपको लगती है कि ये पार्टी के मतलब जो ये गठबंधन है वो कितना स्टेबल होगा? नहीं, गठबंधन की स्टेबिलिटी पे तो मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट होना चाहिए, क्योंकि जो सबसे बड़ा कदम था एकजुटता के निर्माण में समस्त दलों का चेहरे को लेकर जिस तरह के हो रही है। देखिए 2-3 चीजें हैं कि जो पूरा जो इंडिया गठबंधन है उसने पूरी तरह से मोदी के ऊपर आक्रामक रहा, लेकिन कभी भी उसने विकल्पों की बात नहीं की। मोदी के आर्थिक नीति को लेकर के आक्रामक रहा, लेकिन विकल्पों की बात नहीं की, तो यहाँ पर कमजोरी है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा कि ये सोचना कि जो इंडिया गठबंधन है यह कमज़ोर, मतलब इसकी संरचना कमज़ोर है, ये गलत होगा। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि देखिए अभी जो चुनाव साइकिल है राज्यों की वो तो 2023 के बाद समाप्त हो जाएगी, उसके बाद लोकसभा का चुनाव है। ये जो गठबंधन बना है इंडिया में दलों का, इनका जो आपसी संघर्ष है वो राज्यों में है, और इन राज्यों के चुनाव 2024 के बाद होने हैं। तो ऐसा कोई 2024 के पूर्व इनमें आपस में कोई विरोधाभास तो हो सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। केरल में हो सकता है, पश्चिम बंगाल में हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि जिसकी वजह से ये लोग थोड़ा कोलिशन में कॉम्प्रोमाइज करके सीट एडजस्टमेंट न कर पाए, क्योंकि इनकी लड़ाई 2024 की नहीं है ना। ज्यादातर जो दल है वो राज्यों के दल है। पूर्वोत्तर के जो सीट्स हैं उस पर किस तरह का प्रभाव? पूर्वोत्तर के तो देखिए कांग्रेस का तो कोई अलायंस पूर्वोत्तर में ऐसा कोई खास है नहीं। पूर्वोत्तर के जो भी अलायंस है वो नेडा के साथ है। एमएनएफ की अपनी एक सैद्धांतिक राय हो सकती है, लेकिन उसने नेडा को नहीं छोड़ा, एनडीए को नहीं छोड़ा। पूर्वोत्तर के जो भी नेडा है, जो एनडीए है, वो स्ट्रांग है, और नेडा एनडीए में काफ़ी हद तक सक्रिय भी, और कांग्रेस को जो पूर्वोत्तर की राजनीति में इंडिया का प्रभाव ज़्यादा होता नहीं दिख रहा है। उसका कारण ये है कि कांग्रेस का कोई भी मेजर रीजनल पार्टी ने सपोर्ट नहीं किया। अगर आप मेघालय की बात करें तो एनपीपी एनडीए में है, अगर आप मिजोरम की बात करें तो एमएनएफ एनडीए में है, अगर आप एनडीपीपी की बात करें, एनपीपी की बात करें तो वो एनडीए में है, आप एनपीएफ की बात करें तो शायद एनपीएफ भी एनडीए में ही है। तो यहाँ पर जो गठजोड़ है वो बहुत अलग है, लेकिन जो इंडिया का प्रभाव है पूर्वोत्तर राज्यों के बाहर, अब वो कितना होगा ये तो समय ही बताएगा। फिलहाल जो एनडीए की राजनीति होगी वो यही होगी कि कैसे इंडिया को यही बताए कि चेहरा वही है लेकिन कार्यशैली यूपीए की है, और जो इंडिया की राजनीति होगी वो यही बताएगी कि मोदी के जो 10 वर्ष हैं उसमें कोई लोकतंत्र डेमोक्रेटिक बैकस्लाइड हुआ है। तो चुनाव तो बहुत संघर्षपूर्ण रहेगा। ऐसा नहीं है कि चुनाव पूरी तरह से एक वॉकओवर है किसी भी पार्टी को। और आगे आने वाले, देखिए जो कांग्रेस भी जो बहुत कॉन्फिडेंस में है, आगे आने वाले 5 राज्यों के जो चुनाव हैं, मिजोरम में कांग्रेस कहीं नहीं है, तेलंगाना में जो भी सर्वे आ रहा है उसमें बीआरएस को स्ट्रांग दिखा रहा है, राजस्थान में जितने भी सर्वे आए हैं उसमें मतलब कांग्रेस को अभी सी वोटर का जो सर्वे आया है कांग्रेस को वीक दिखाया है, यहाँ तक कि जो मोशन सर्वे जिसकी बात अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कर रहे थे उसमें वीक दिखाया है, मध्य प्रदेश में चुनाव कीन दिखाया है कि किस पार्टी की ओर जा रहा है। तो मतलब इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि किसी भी पार्टी में मतलब ओवर कॉन्फिडेंस होना अपने नैरेटिव को लेकर के अभी सही नहीं होगा। मतलब अभी काफ़ी समय है चुनाव को लेकर के, और जो 5 राज्यों के जो चुनाव के नतीजे आएंगे वो क्योंकि वो कहीं ना कहीं से चुनावी सेमीफाइनल होंगे। राजस्थान में क्या होता है, मध्य प्रदेश में क्या होता है, मिजोरम में क्या होता है, क्योंकि तेलंगाना बीआरएस इज नॉट पार्ट ऑफ इंडिया, एमएनएफ इज नॉट पार्ट ऑफ इंडिया। राजस्थान में और राजस्थान और मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस की सीधी टक्कर है, तो कहीं ना कहीं से ये चुनावी सेमीफाइनल भी होंगे। जी समय हमारा समाप्त हो चला है। आखिरी कमेंट लेना चाहूंगी प्रमोद स्वामी जी से।
नहीं, बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि ये तो 2024 में ही क्लियर होगा कि देश की जनता किसके पक्ष में चुनाव दे जाएगी, लेकिन हमें विश्वास है कि हमारी सरकार ने जो विकासमूलक काम किए हैं और मोदी जी की जो एक छवि बनी है पूरे भारतवर्ष में नहीं पूरे विश्व में जो छवि बनी है, उसके हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि ये जो चुनाव में जो देश की जनता मतदान करेगी वो विकास के पक्ष में मतदान करेगी, वो राष्ट्रवाद के पक्ष में मतदान करेगी, वो एक सबल नेतृत्व देने वाला जो व्यक्ति है मोदी जी उनके पक्ष में मतदान करेगी, क्योंकि देश को नेतृत्व देने वाला। आप शॉर्ट में जरा जी रमन झा जी कुछ प्रतिक्रिया देंगे। देखिए, यह चुनाव जो है सामने वाला, पिछले 9 साल से जनता 2019 में भी जनता ने मोदी जी को इतने विकट परिस्थिति था, कोरोना का से पहले की घटना है ये, फिर भी लोगों ने 2019 में जनता ने मोदी जी को जिताया। उसके बाद कोरोना से लेके नोटबंदी से लेके कई घटनाएं ऐसी हुई है, और उसके बाद महंगाई, बेरोजगारी और सीमा विवाद की समस्या, आज भी हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। इस तरह की घटनाओं को लेकर और ये देश की जो पब्लिक प्रॉपर्टी था उसे निजी हाथों को बेचना, इन सब चीज़ों को, जिससे बेरोजगारी की समस्या और बढ़ रही है। बैंक बेचे जा रहे हैं, सब कुछ प्राइवेटाइज किया जा रहा है, रेलवे से लेकर सब। तो ऐसी परिस्थिति में जनता यह जरूर देखेगी कि यह सरकार, जिसे हमने पूरे भरोसे के साथ चुनकर केंद्र में भेजा था, वह हमें हताश और निराश कर रही है, और जनता इसका जवाब देगी और इंडिया जीतेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी मैं अपने पूरे पैनलिस्ट को जो इस चर्चा से जुड़े हैं आज हमारे। तो लोकसभा चुनाव को लेकर मुंबई में कल से होने वाली 2 दिवसीय बैठक पर अब सभी की नजरें हैं। क्या रणनीति होगी, क्या एनडीए को टक्कर देने में इंडिया गठबंधन कामयाब होगी, यह तो समय बताएगा। मुद्दा में आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।